Today we start 11th class syllabus and the first chapter is the living world. In this chapter we discuss about the living. Living क्या होता है वो सब. From bacteria to elephant and the plant to the animals. मतलब छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज ऑर्गेनिज्म तक हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, लिविंग होता है. दे ऑल डाइवर्स फॉर्म ऑफ हैबिटेट, और इन सभी का हैबिटेट अलग अलग होता है. बैक्टीरिया का अलग, एलिफेंट का अलग, एनिमल्स का अलग, प्लांट्स का अलग. मतलब हर किसी की इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है. उसके बाद में है लाइफ एंड द लिविंग बीइंग. लाइफ क्या होती है भाई, आयंस और मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लाइफ की केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है. लाइफ की एक्टिविटी के लिए केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लाइफ. लाइफ है एक ऑर्गेनिज्म के सिंगल पार्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म के पार्ट की प्रॉपर्टी, होल ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है ये. इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लिविंग. लिविंग क्या होता है. लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स के द्वारा. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रोटोप्लाज्म. मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज़ को साइट प्रोवाइड करता है. लाइफ की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ है उसके लिए साइट के लिए एक्ट करता है. फर्स्ट है कि डेफिनेट शेप एंड साइज. मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है. ये एक नैरो रेंज चेंज होता है, बिल्कुल छोटा सा चेंज होता है. और इसमें क्या है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप और साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फस. मॉर्फस जिसका एक फिक्स शेप और साइज होती है वो होते हैं मॉर्फस. और जिस ऑर्गेनिज्म की शेप साइज नहीं होता, नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं, वो एमॉर्फस होते हैं. उनका कोई शेप और साइज नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मलेस भी कह सकते हैं. एंड द सेकंड स्टेप इज द ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट अरेंज इन ए मैनर इन सच ए वे टू फॉर्म ए लार्ज पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि एक बॉडी ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेल्स, इन सब के द्वारा बनी होती है. तो सेल्स, टिश्यू और इन सब को मिलके एक छोटे स्टेप से, छोटी सी यूनिट से, सब यूनिट से अरेंज होके ही एक होल ऑर्गेनिज्म और एक बड़े पार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस में ही एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद थर्ड स्टेप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या होता है, ये एक परमानेंट और रिवर्सिबल चेंज होता है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता. एक बार जो हो गया वो हो गया. जिसके ये सेल के साइज में परमानेंट और रिवर्सिबल होगा, सेल के साइज में, ऑर्गन में, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म में. जिसमें इसमें क्या होता है, ड्राई वेट इंक्रीज हो जाता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज होते हैं ग्रोथ में. डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में होता है कि जो भी चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म वे पूरे टाइम, पूरी लाइफ टाइम रहते हैं और होते रहते हैं. और उसकी खुद की लाइफ टाइम के टाइम पर जो चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं. फोर्थ स्टेप है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन केवल न्यू कॉपी नहीं है ऑर्गेनिज्म की, ये पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, जिसे हम लाइफ फ्रॉम कम लाइफ, लाइफ से ही लाइफ आती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन टर्म को हम लाइफ कम फ्रॉम लाइफ कह सकते हैं. जिंदगी से ही जिंदगी मिलती है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए प्रॉपर्टी. हर एक ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, कि वो अपने जैसा ही एक न्यू वंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, जिसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन. समझ आया. नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या है, द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स. मतलब कि हर सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं. इन डिफरेंट केमिकल के कारण ही अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है. ये सब केमिकल रिएक्शन लिविंग सेल्स में होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म. सेल्स में जो केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं. मेटाबॉलिज्म दो टाइप में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स है मेटाबॉलिज्म के. पहला है एनाबॉलिज्म, सेकंड है कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में हम डिस्कस करेंगे. एनाबॉलिज्म क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की सिंथेसिस होती है किसमें, सिंपल में. सिंपल सब्सटेंस बन के ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. एग्जाम्पल के लिए फोटोसिंथेसिस यूज किया गया है. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 6 का molecule of carbon dioxide and 12 molecule of hydrogen.
वाटर H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है? ग्लूकोज की। C6H12O6 प्लस 6CO2 एंड 6H2O। इसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी जब हम दो सिंपल सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो एनर्जी का यूज होगा और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबोलिज्म। एंड सेकंड स्टेप इज कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन ही है जिसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, और इसमें क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया C6H12O6 और उसको रिएक्ट किया 6O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज की एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस में क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल कंडीशन है, जो कुछ बाउंड्री के अंदर जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन करना ही क्या कहेगा? होम्योस्टेटिस। इंटरनल कंडीशन मतलब एडवर्स टेम्परेचर, मॉइस्चर लेवल, एसिडिटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या फैक्टर को मेंटेन किया जाता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा इन सब को मेंटेन किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेटिस। समझ में आया होम्योस्टेटिस? नेक्स्ट स्टेप है कॉन्शियसनेस, मतलब रिस्पॉन्स एंड इरेबिलिटी। मतलब कोई भी हम देखते हैं विजिबल चेंज या रिएक्शन को एक ऑर्गेनिज्म देखता है, उसके अगेंस्ट कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। और जब भी कोई स्टिमुलाई अप्लाई होती है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा उसे क्या कहेंगे हम? इरेबिलिटी। दो कंडीशन है, रिस्पॉन्स और इरेबिलिटी। जिसको देखकर हम जो रिएक्ट करते हैं वो होगा रिस्पॉन्स, और जो स्टिमुलाइज के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इरेडिबिलिटी। ये एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट 8th स्टेप है हीलिंग और रिपेयर। इसमें क्या कहा गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी होती है वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, अपने खुद के पार्ट्स को जो टूट गया है उस पार्ट को रिपेयर कर सकता है और अपने वोंड को भी रिपेयर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि भाई किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन भी फ्रैक्चर हो जाता है तो वो रीज्वाइन हो जाती है, उसकी लोकल ग्रोथ रिपेयर होने के बाद लोकल ग्रोथ ही हो जाती है। वैसे स्किन में कोई घाव हो गया तो वो भी अपने आप टाइम के साथ हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। 9th है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन स्टेप में क्या है? यूजलेस और हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। मतलब कि भाई मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, ये सब प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट स्टेप है अडप्टेशन। अडप्टेशन में क्या बताया गया है? ये एक इनहेरिटेबल वेरिएशन है या चेंज है ऑर्गेनिज्म का, जो कि नेचर की और इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है, वो प्रोसेस क्या होगी? अडप्टेशन। समझ आया? अडप्टेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ अडप्टेशन। फर्स्ट अडप्टेशन इज शॉर्ट टर्म अडप्टेशन। शॉर्ट मतलब छोटे छोटे टर्म के लिए, छोटे समय के लिए जो अडप्टेशन होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म अडप्टेशन। ये अडप्टेशन टेम्परेरी होते हैं और रिस्पॉन्स अपीयरेंस होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन, जो फेवरेबल कंडीशन में फिर से वही हो जाता है और ये सर्वाइवल वैल्यू की हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए मतलब कोई भी पर्सन है, हम लगातार सनलाइट के एक्सपोज में रहेंगे तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। ये क्यों होती है? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हमारी सुपरफिशियल लेयर पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन डार्क हो जाएगी और टाइम के साथ ये पिगमेंट लॉस हो जाता है और हमारी स्किन का कलर वैसा ही हो जाता है। सेकेंड टाइप है अडप्टेशन का लॉन्ग टर्म अडप्टेशन। लॉन्ग टर्म अडप्टेशन में क्या बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वायर्ड और करते हैं परमानेंट चेंज, जो भी चेंज आएगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा वही चेंज। और इस चेंज में क्या होता है? जेनेटिक, किसी भी स्पेसीज का जेनेटिक करेक्टर्स बनता है, वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में पास आउट होता है। जो लॉन्ग टर्म अडप्टेशन होती है वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बोला है क्लाउ ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स एज अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग। मतलब कि हर डिफरेंट बर्ड्स के क्लाउ पंजे होते हैं वो यूज होते हैं पर्चिंग में, मतलब पर्चिंग हैबिटेट में। जैसे कि डक के किस में यूज होंगे? स्विमिंग में।
और क्रो बर्ड, क्रो, सैपैरो, इन सब के क्या करते हैं होल्डिंग में, मतलब अच्छे से पकड़ के लिए। हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है उसके क्लो का। उसके बाद में है इवोल्यूशन, 11 स्टेप। इवोल्यूशन में क्या बताया है कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इवोल्यूशन में बताया गया है कि मतलब ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली मॉडिफाइड होके एक न्यू स्पीसीज, न्यू वैरायटी या न्यू रेस को प्रोड्यूस करता है। ये वेरिएशन टाइम के साथ साथ एक्यूमुलेट होके किसके द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है ये सब। और जिससे हम क्या कहेंगे इवोल्यूशन, मतलब कि इवोल्व, एक पुराने ही सब चीज़ से एक नई चीज़ का बन जाना, मतलब कुछ करेक्टर चेंज हो गए, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, वो होगा इवोल्यूशन उसी ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए, मैन हैज इवोल्व फ्रॉम प्रीमेटिव एप, एप्स से ही ए मैन का इवोल्यूशन हुआ है। एप्स जो स्पीसीज है उनसे ही मैन का इवोल्यूशन हुआ है। वो सडन नहीं हुआ, इवोल्यूशन बहुत टाइम लेता है। न्यूमरस स्टेजेस पास करने के बाद ही एक मैन का इवोल्व हुआ है एप से। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है डेथ। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, डेथ इज टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ तो निश्चित ही है। तो डेथ क्या है, टर्मिनेशन, फंक्शनल लाइफ। फंक्शनल लाइफ का टर्मिनेशन है, अल्टीमेट टर्मिनेशन, मतलब लास्ट स्टेप होता है हर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें क्या है, ये परमानेंट, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का परमानेंट फीचर है, मतलब बर्थ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ तो होनी ही होनी है, निश्चय है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी यंग वन बोर्न होता है, सबसे पहले ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ग्रोथ के बाद में उसका साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने के बाद वो अडल्ट बन जाता है। अडल्ट होने के बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म। वे ऑर्गेनिज्म होने प्रोड्यूस करने के बाद आ जाता है एजिंग, मतलब बुढ़ापा आ जाता है। ग्रो ओल्ड, बूढ़ा होने के बाद क्या होगा, अल्टीमेट डाई, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। इन सब स्टेजेस को पास करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लास्ट में टर्मिनेट हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, डेथ। और क्या है, डेथ होने के बाद में जो भी हमारी अर्थ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस ऑर्गेनिक मैटर को कम करने के लिए क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स। इस ऑर्गेनिक मैटर की तरफ डीकम्पोजर अट्रैक्ट होते हैं। ये डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इसका ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कर देंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी डेथ और ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद। तो दीज एलिमेंट आर रिटर्न इन सोयल, एयर और वाटर। ये एलिमेंट फिर से कहाँ जाएंगे, सोयल में, एयर में और वाटर में। और ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, जिससे क्या हो गया, जियोकेमिकल साइकिल का मेंटेनिंग होती है नेचर में डेथ से ही। मतलब बर्थ होगा डेथ होगी, बर्थ होगा डेथ होगी, एक साइकिल की फॉर्मेशन होगी। और जिस टाइम डेथ होती है उस टाइम ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलती है, जिससे बायोकेमिकल साइकिल की प्रोसेस होती है।